हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रणवीर जाखड़, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर से। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि निगाहों में सपने थे, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। दोस्तों, जिस जिस पर यह जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। और दोस्तों, इतिहास बनाने के लिए अपनी सीएलसी लेकर आई है आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए पीवाईक्यू 2023-24 के सवाल। अपने सवाल कर रहे हैं दोस्तों बायोमोलिक्यूल के। तो चलो दोस्तों, चलते हैं सवालों की ओर। हाँ तो दोस्तों, सवाल नंबर फर्स्ट देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्लस डी ग्लिसरेल्डिहाइड। अब ग्लिसरेल्डिहाइड की अपन शक्ल बनाएं दोस्तों, तो क्या बनेगी, यानी कि ये बनेगी अपने पास क्या होता है OH, इस साइड में H और यहां पे CH2OH, ये है प्लस डी ग्लिसरेल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन करवाना चाहता है अपने से, किसके साथ दोस्तों, HCN के साथ में। तो करवा दो दोस्तों। कार्बोनिल कंपाउंड की अगर अपन रिएक्शन करवाएं, कार्बोनिल कंपाउंड बोले तो एल्डिहाइड और कीटोन, क्या मिल जाएगा दोस्तों, CH2 और OH। अब देखो यहां पे ये कार्बन है जो पहले कायरल नहीं था, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब ये इस पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, CN। यानी कि अपन क्या लगा सकते हैं दोस्तों कि आपने CN यहां लगा दिया, एक साइड में आपने H लगा दिया और एक साइड में OH। किसी ने कहा ऐसा मैं नहीं बनाऊंगा, दूसरा एक और बनाऊंगा। तो वो दूसरा और कौन सा बना सकते हैं दोस्तों, यहां पे H, यहां पे OH, यहां CH2 और OH दे रखा था। अब इनको आपस में चेंज कर सकते हो, CN यहां लगाया, OH इस साइड में आ सकता है, यानी कि इसके ऊपर अटैक करेगा तो फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों वाले आ सकते हैं। तो ये बन गया दोस्तों। अब वो आगे क्या कर रहा है कि इसके दिल में H2SO4 डाल दो, यानी कि हाइड्रोलाइसिस करवा दो दोस्तों। दिल में H2SO4 डालेंगे तो CN किस में चेंज हो जाएगा, COOH में चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो इन दोनों का हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे अपन, क्या बन गया, COOH। पहले इसकी बात कर रहे हैं, यहां पे H है दोस्तों, यहां पे OH मिला, यहां पे H मिला, यहां पे OH दे रखा है, यहां CH2 और OH। एक तो ये बन गया, और दूसरा ये वाला प्रोडक्ट अगर अपन बनाएंगे तो ये भी COOH बन गया, और OH इस साइड में रहेगा दोस्तों, H और यहां पे H, OH और CH2OH, ये बन गया दोस्तों। अब वो क्या कह रहे हैं कि इसकी नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवा दो। याद करो दोस्तों, नाइट्रिक एसिड की ग्लूकोज के साथ में अपन रिएक्शन करवाते हैं तो किसमें चेंज हो जाता है, नाइट्रिक एसिड सेकेरिक एसिड, जिसको प्यार से एल्ड्रिक एसिड भी बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि CH2OH जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा, COOH में। और जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो भी किसमें चेंज हो जाता है, COOH में। तभी अपने ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूकोज दोनों का नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवा के अपने प्राइमरी, यानी कि इसमें ग्लूकोज में 1 प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप परसेंट है, उसको आइडेंटिफिकेशन किया था दोस्तों, उसको आइडेंटिफाई किया था। तो यहां पे अपने नाइट्रिक एसिड डाल देते हैं दोस्तों, तो क्या मिल जाएगा बताओ, इसमें भी नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगी तो क्या मिलेगा, देखो तो जरा गौर से। यहां पे अपने पास क्या मिला है दोस्तों, कुछ ऐसा मिला, यहां COOH है, ये भी किस में चेंज हो जाएगा, COOH में OH, OH और H और H, ये मिला, देखो जरा गौर से, ये मिला। और दूसरा अपने पास कौन सा दे रखा है दोस्तों, ये वाला। तो अपने पास कौन सा मिल जाएगा दोस्तों, ये वाला, यानी कि COOH, OH इस साइड में है, H, OH, और ये भी किस में चेंज हो जाएगा, COOH में। देखो दोस्तों, जिसकी टाट फूटी हो उसे क्या बोलते हैं, टार्ट्रिक एसिड। तो ये तो क्या मिल गया दोस्तों, मीजो कंपाउंड हो गया, यानी कि ड्यू टू मोलिकुलर सिमेट्री हो गई दोस्तों, इसमें POS हो गई, इसमें है नहीं POS, इसका मतलब ये क्या बन गया दोस्तों, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हो गया। तो ये मीजो कंपाउंड कैसे होते हैं दोस्तों, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं। क्या मिल गया, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो एक ऑप्टिकली एक्टिव मिला और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव मिला। तो देखिए दोस्तों, दो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड नहीं, एक ऑप्टिकली एक्टिव मिलता है और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलता है, यानी कि एक मीजो मिलता है। दोनों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं, एक ऑप्टिकली एक्टिव और एक ऑप्टिकली यानी कि मीजो कंपाउंड मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड आंसर हो गया दोस्तों। ये कह रहा है एक ऑप्टिकली इनएक्टिव और एक मीजो प्रोडक्ट मिला, नहीं, एक मीजो कंपाउंड है वही क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसका मतलब मीजो लिख कर दे दिया, इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, थर्ड आंसर की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो कौन सा दे रखा है, सेकेंड। क्या कह रहा है, विच इज नॉट ट्रू फॉर आर्जिनिन। आर्जिनिन क्या होता है दोस्तों, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड यानी कि आर्जिनिन की शक्ल अगर अपन बनाएं तो क्या आता है दोस्तों कि NH डबल बॉन्ड NNS2 और NH
और CH2 3 और यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों CH यानी कि NH2 और COOH, यही होता है आर्सेनिन। आर्सेनिन की अगर अपन बात करें तो ये आर्सेनिन की शक्ल है दोस्तों, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, देख सकते हैं इस ये भी अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसका मतलब इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो आर्सेनिन की बात हो रही है दोस्तों। आर्सेनिन क्या कह रहा चाहता है, ये इसेंशियल एमिनो एसिड है, यानी कि आवश्यक एमिनो एसिड है, सही नहीं है इसके लिए, यानी कि नॉट ट्रू। ये कह रहा है कि इस ए फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, जी हाँ, एमिनो एसिड के मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, यानी कि गलनांक बहुत ज्यादा होते हैं, और क्रिस्टलिन सॉलिड होता है, सच्ची बात है, क्रिस्टलिएट सॉलिड होता है। और ये कह रहा है कि हाई सोलिबिलिटी इन बेंजीन, झूठ बोल रहा है दोस्तों, बेंजीन कैसी होगी, नॉन पोलर, और ये कैसा है बंदा पोलर, तो इसका मतलब बेंजीन में सोल्यूबल नहीं है, ये तो वाटर सोल्यूबल होता है दोस्तों, इसका मतलब यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। और pKa वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ज्यादा होती हैं, तो यहां पे बात करें तो कौन सा है इनकरेक्ट की, अगर अपन बात करें तो बेंजीन में क्या है, इनसोल्यूबल है। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो कौन सा दे रखा है दोस्तों, थर्ड की अगर अपन बात करें तो ये क्या कर रहा है कि डज नॉट स्टेबलाइज 2 डिग्री 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की अगर अपन बात करें तो दोस्तों इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। प्रोटीन की शकल की अगर अपन बात करें तो इसमें NH और COOH, कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड लिंकेज होता है इसमें। तो प्रोटीन की शकल में अगर अपन बात करें, यानी कि स्ट्रक्चर में अगर अपन बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज नहीं होता, सल्फर सल्फर लिंकेज होता है, वंडरवाल लिंकेज होता है। इसका मतलब कौन सा लिंकेज नहीं होता दोस्तों, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज आपस में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो क्या दे दिया दोस्तों, 4th नंबर सवाल, कॉलम मैचिंग का सवाल है दोस्तों। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ में मिलान कर दो। ग्लूकोज दे रखा है अपने, ग्लूकोज और सोडियम बाइकार्बोनेट दे रखा है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में इसकी रिएक्शन करवाओगे तो इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें, और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करने से मना कर देगा, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई, नो रिएक्शन। उसके बाद में ये क्या दे रखा है दोस्तों कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज की आप किसके साथ में रिएक्शन करवाओ, नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो क्या मिलता है दोस्तों, सैकरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। और ग्लूकोज की अगर अपन किसके साथ में रिएक्शन करवाएं, रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ में लॉन्ग टाइम तक हीट करते हैं तो इसका मतलब क्या बनता है दोस्तों, N हेक्सेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करती हैं, ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन करती हैं। दोस्तों अपनी NCERT में ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी रिएक्शनें दे रखी हैं कि ग्लूकोज की रेड फास्फोरस के साथ में हीट करते हैं लॉन्ग टाइम तक तो N हेक्सेन का फॉर्मेशन होता है, और N हेक्सेन का फॉर्मेशन होता है तो किसको इंडिकेट करता है, इसका मतलब ग्लूकोज में 6 के 6 कार्बन कैसे हैं, स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है। फिर दूसरी रिएक्शन अपने आती है कि ग्लूकोज की रिएक्शन अपन HCN या फिर हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। HCN के साथ में रिएक्शन करके साइनोहाइड्रीन बनती है, और NH2OH यानी कि हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ में रिएक्शन करके ऑक्सीम का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब इसमें क्या है, ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये नहीं कहता कि इसमें एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। फिर अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को क्या मिलता है दोस्तों, ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और ग्लूकोनिक एसिड का बनना ये स्पष्ट होता है, यानी कि ये इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। फिर अपने इसका एसाइलेशन करवाते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवा दो, या फिर एसिटिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवा दो, या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो दोस्तों क्या पाते हैं, ग्लूकोपेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। और ग्लूकोपेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन होता इसका इंडिकेट करता है कि उसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। फिर अपने नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, ग्लूकोज की नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो सैकरिक एसिड यानी कि एल्ड्रिक एसिड बनता है। और इसको एक और तरीके से अपन की ग्लूकोनिक एसिड की भी नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो सैकरिक एसिड का बनना ये इंडिकेट करता है कि उसमें 1 प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। यस करो। और लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करने से कर देता है मना, तो ए का क्या आ जाएगा दोस्तों, थर्ड। ए का थर्ड मिला दो दोस्तों, ए का सॉरी सेकंड, यानी कि ए का सेकंड मिलाओगे और सेकंड का फोर्थ मिलाओगे, फिर थर्ड और फर्स्ट, यानी कि 1 2 4 3 फर्स्ट। इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, थर्ड आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें तो दोस्तों क्या कर रहे हैं कि 2 न्यूक्लियोटाइड आर जॉइनेड बाय द लिंकेज। कौन सा लिंकेज द्वारा 2 न्यूक्लियोटाइड
टाइड आपस में अटैच होते हैं दोस्तों, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से अटैच होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से अटैच होते हैं दोनों। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें दोस्तों तो क्या दे रखा है, देखिएगा सवाल अपने को दे रखा है कि अंडे को उबालने पर उसका सफेद भाग के इसके अंदर होने पर प्रोटीन की कौन सी जो स्ट्रक्चर है वो अपरिवर्तित रहती है। अपने को पता है दोस्तों कि प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होती है वो अल्टरनेट में होती है, यानी कि रेखिक क्रम में प्रेजेंट होती है। इसका मतलब उस पे किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, प्राइमरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो अपने को क्या दे रखा है, देखो कॉलम मैचिंग का सवाल दे रखा है। स्टार्च जो होता है दोस्तों वो कैसा होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ठीक है। तो अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, इसका मतलब सेकेंड। नेक्स्ट सवाल की ओर जाएं तो सेल्यूलोज कैसा होता है, बीटा डी ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर होता है और ये ब्रांचेड पॉलीमर होता है। इसमें एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दो पार्ट होते हैं। एमाइलोज नॉन ब्रांचेड होता है और एमाइलोपेक्टिन कैसी होती है, ब्रांचेड होती है। तो सेल्यूलोज कैसी होती है दोस्तों, बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है, यानी कि थर्ड। उसके बाद में न्यूक्लिक एसिड आपको पता है दोस्तों किसका होता है, न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। और प्रोटीन जो होता है वो अल्फा अमीनो एसिड का होता है। तो दोस्तों मिला दो, इसके साथ में फर्स्ट आ जाएगा और इसके साथ में कौन आया, फोर्थ। तो सेकेंड थर्ड वन फोर्थ, कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, सेकेंड आंसर की ओर इशारा हो रहा है। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो दोस्तों 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड ऑब्टेन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। देखिएगा दोस्तों प्रोटीन अपने को दे दिया कि प्रोटीन जो आपको दे रखा है उसका अगर अपन हाइड्रोलाइसिस करवा दें तो क्या मिलता है दोस्तों, पॉलीपेप्टाइड मिलता है। क्या मिलता है, पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड का हाइड्रोलाइसिस अगर अपन करवा देते हैं तो अपने को क्या मिलता है, डाईपेप्टाइड मिलता है। क्या मिलता है, डाईपेप्टाइड मिलता है। और डाईपेप्टाइड का हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं दोस्तों, यानी कि इसके दिल में H2SO4 डाल देंगे तो क्या मिलता है, अल्फा एमिनो एसिड मिलता है। इसका मतलब जो प्रोटीन है वो अल्फा एमिनो एसिड का क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा, अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो क्या दे रखा है दोस्तों, एक बार फिर कॉलम मैचिंग का सवाल, ग्लूकोज एंड अल्फा गैलेक्टोज। इसकी अगर अपन बात करें तो दोनों का रिश्ता क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा क्या दे रखा है, गैलेक्टोज दे रखा है दोस्तों। देखिएगा ग्लूकोज की शक्ल क्या होती है दोस्तों, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या फर्क होता है, यानी कि ये दे रखा है अपने को CH2 और OH। यहां पे OH है, इधर H है, इधर OH है, इधर भी OH है, यहां पे H, यहां पे OH आएगा और इधर H आएगा। ये तो है दोस्तों डी ग्लूकोज, D प्लस ग्लूकोज, ठीक है। ये तो है डी ग्लूकोज। इसका 5 नंबर का कार्बन इसके साथ में क्या करेगा, इंटररिएक्शन करेगा तो हेमीसाइक्लिक एसिटल स्ट्रक्चर मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है दोस्तों, OH अगर राइट हैंड साइड में है, यानी कि ये वाला OH अगर राइट हैंड साइड में आएगा तो उसका नेम अपन क्या रखेंगे, अल्फा। और अगर लेफ्ट हैंड साइड में OH लगा देंगे तो इसका नेम क्या हो जाएगा, बीटा। ये तो है अल्फा प्लस डी ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज। और ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज में क्या फर्क होता है दोस्तों, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में इतना सा फर्क होता है कि कार्बन नंबर 3 और 4 का दोनों का OH क्या होता है दोस्तों, गैलेक्टोज में राइट हैंड साइड में नहीं होता, लेफ्ट हैंड साइड में होता है। और ग्लूकोज में सिर्फ 3 नंबर का OH ही लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ग्लूकोज में 3 और 4 दोनों का होता है, ठीक है। यहां पे OH। अब इन दोनों का आपस में रिश्ते की अगर अपन बात करें दोस्तों तो क्या होगा, ये अल्फा डी ग्लूकोज यानी कि डी ग्लूकोज दे दिया और ये डी प्लस गैलेक्टोज दे दिया। अब इन दोनों के रिश्ते की अगर अपन बात करें तो ये क्या होंगे, सिंगल कायरल कार्बन डिफरेंट डायस्टेरियोमर कहलाते हैं। सिंगल कायरल कार्बन डिफरेंट डायस्टेरियोमर कहलाते हैं, ठीक है। तो देखो यानी कि अपन इसका नेम क्या दे सकते हैं, एपीमर्स। क्या दे सकते हैं, एपीमर्स। एनोमर्स इसको नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि एनोमर्स तो एक ही मॉलिक्यूल में होता है, जैसे अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। कार्बन नंबर 1 पे जो OH राइट हैंड साइड में था उसको आपने लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया, तो पहले जो कायरल कार्बन नहीं था अब वो क्या हो गया, कायरल हो गया। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक दूसरे के रिश्ते में एनोमर्स बोलते हैं। यहां पे इन दोनों का रिश्ता क्या हो जाएगा, कार्बन, यानी कि कार्बन 4 नंबर पे ही डिफरेंट है, इसलिए अपने इसको क्या बोलेंगे, कार्बन 4 एपीमर्स बोलेंगे। क्या बोल देंगे, कार्बन 4 एपीमर्स। तो इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या हो गया दोस्तों, एपीमर्स हो गया। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की अगर अपन बात करें तो इन दोनों का रिश्ता आपस में एनोमर्स हो गया। अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा
डी फ्रैक्टोज की रिश्ते की अगर अपन बात करें तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गया अल्फा ग्लूकोज और अल्फा राइबोज। अब आपको पता है दोस्तों ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, राइबोज में 5 कार्बन होते हैं, इसका मतलब एक फैमिली के लोग हो गए, ये होमोलोगस बोल सकते हैं इनको। तो इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या होगा, होमोलोगस। तो मिला दो दोस्तों 4 3 1 2, 4 3 1 4 3 1 2। नेक्स्ट सवाल की ओर बात करें दोस्तों तो क्या आंसर आएगा, देखो 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज। अब एल ग्लूकोज बनाने के लिए अपने को क्या मिलाना पड़ेगा, डी ग्लूकोज बनानी पड़ेगी, और डी ग्लूकोज का ठीक मिरर इमेज क्या होती है, एल ग्लूकोज होती है। यानी कि डी का ठीक मिरर इमेज यानी कि उल्टा क्या होता है, एल होता है। तो यहां पे अपन डी ग्लूकोज बनाने जा रहे हैं। 3 नंबर का OH इधर होता है, 4 नंबर का राइट हैंड साइड में, 5 नंबर का राइट हैंड साइड में CH2 और OH। देखो जरा 3 नंबर का किधर है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो अपने को क्या करना है 3 नंबर का राइट हैंड साइड में, यानी कि इसकी मिरर इमेज बनानी है। ठीक, अब मिरर इमेज देखो दोस्तों, इसमें देखो एक इधर एक इधर एक इधर, ये नहीं हो सकता। इसमें देखो दोस्तों 1 2 3 नंबर का OH राइट हैंड साइड में कर दिया, तो इसकी मिरर इमेज बनानी है आपको। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकेंड। इसमें देखो दोनों कर दिए, इसका मतलब ये किसकी स्ट्रक्चर होगी दोस्तों, मेनोज की। यहां पे ये चारों इधर कर दिए, ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब कौन सा आंसर मिल गया, सेकेंड। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो क्या दे दिया दोस्तों, कोगुलेशन ऑफ एग की बात कर रहे हैं ऑन हीटिंग इज बिकॉज ऑफ, यानी कि अगर अपने कोगुलेशन ऑफ एग करना है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज कर दें, यानी कि उसके पीएच में चेंज कर दें, बीपी में चेंज कर दें, तो उसका क्या हो जाता है, कोगुलेशन हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज कर दें, यानी कि सेकेंडरी और टर्सरी जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती हैं वो इफेक्ट डालती हैं, मेनली प्राइमरी स्ट्रक्चर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वैसी की वैसी रहती हैं। तो देखिए दोस्तों बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन रिमेन अनचेंज, नहीं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं दोस्तों, चेंज हो जाती हैं। फिर अगर अपन बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन अनचेंज, ये भी झूठ बोल रही है दोस्तों, चेंज हो जाती हैं। ब्रेकिंग ऑफ द पेप्टाइड लिंकेज ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, ना ना ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी पे इफेक्ट पड़ता है। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो जाता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, प्रोटीन का विकृतीकरण होने के कारण एग का कोगुलेशन हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें तो क्या दे दिया दोस्तों, इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है दोस्तों। एंजाइम के संदर्भ में अगर गलत कथन चुना जाए तो एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट होते हैं दोस्तों, कि विशेष प्रकार की, जैसे आपने की और लॉक की अगर प्रिंसिपल की बात करें तो एक विशेष ताले को खोलने के लिए एक विशेष प्रकार की चाबी होती है, वैसे ही एंजाइम विशेष प्रकार की रिएक्शन ही करते हैं, जैविक क्रियाएं करते हैं कि विशेष प्रकार की रिएक्शन करने के लिए वैसा ही क्या चाहिए अपने को, एंजाइम चाहिए। जैसे माल्टोज है, माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में करवा सकते हैं, तो माल्टेज एंजाइम है वो माल्टोज को ही हाइड्रोलाइसिस करेगा और किसी को नहीं करेगा। तो वैसे एक स्पेसिफिक रिएक्शंस हो गई दोस्तों ये, तो इसका मतलब ये तो स्टेटमेंट सही है। एंजाइम यानी कि एंजाइम क्या काम करते हैं, जैसे कैटालिस्ट जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं, वैसे ही एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं दोस्तों। तो एंजाइम्स आर नॉन स्पेसिफिक, अभी अपने बात की कि ये स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि एक विशेष प्रकार की रिएक्शन करते हैं, इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया। मोस्ट एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, ये सच्ची बात बोल रहा है दोस्तों। फिर एंजाइम ऑक्सीडेज कैटालिस और हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज, ये तो झूठ बोल रहा है दोस्तों। माल्टोज के लिए अपने ग्लूकोज में चेंज करने के लिए माल्टेज एंजाइम चाहिए, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की अगर अपन बात करें तो बी और डी दोनों के दोनों क्या हो गए, असत्य घटना पर आधारित हो गए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें तो अपने को क्या दे दिया दोस्तों, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉर गिवन स्ट्रक्चर, ये अपने को क्या दे रखी है दोस्तों, ग्लूकोज की शक्ल दे रखी है। तो स्ट्रक्चर को देखिए दोस्तों, इसके संदर्भ में कौन सा इनकरेक्ट है, ये कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड डज नॉट गिव सिफ रीजेंट, कि एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित तो होते हुए भी सिर्फ अभिकर्मक नहीं देता, ये सच्ची बात है दोस्तों। ये अपनी एनसीईआरटी में लाइन लिख रखी है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की अगर अपन बात करें तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होते हुए भी वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में एडिशनल प्रोडक्ट नहीं देता, वो 2,4-DN के साथ 2,4-DNP, ठीक है, ब्रेडी रीजेंट जिसको प्यार से बोलते हैं, वो कार्बोनिल कंपाउंड को आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इसमें ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होते हुए भी 2,4-DNP के साथ में रिएक्शन नहीं करता, ये सिर्फ रीजेंट के साथ में रिएक्शन नहीं करता।
और एक और लाइन लिखी हुई है ग्लूकोपेंटा एसीटेट हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ में रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, ये बात सत्य घटना पर आधारित है, एकदम सही बोल रहा है। फिर ये क्या कर रहा है कि विल कोएक्सियल इक्विलिब्रियम टू अदर साइक्लिक स्ट्रक्चर। जी हां, ये दो चक्रीय अवस्थाओं में अस्तित्व रखता है कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक तो अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को 303 केल्विन पर अगर अपन क्रिस्टलाइजेशन कर दें तो ये किस में चेंज हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज में हो जाएगा। और अगर अपनी इसी स्ट्रक्चर को यानी कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को क्या कर दें, क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं 371 केल्विन पर, 371 केल्विन पर, तो क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा। तो इसका मतलब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज मिलता है दोस्तों, एक साइड में अल्फा और एक बीटा डी ग्लूकोज, ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। फिर ये क्या कर रहा है कि इसके 4 एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है। जी हां, इसमें कायरल कार्बन कितने परसेंट है दोस्तों, 4 एसिमेट्रिकल कायरल कार्बन प्रेजेंट है दोस्तों। फिर ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर ब्रोमीन वाटर की ग्लूकोज के साथ में रिएक्शन करवाते हैं ग्लूकोनिक एसिड बनता है दोस्तों, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज नहीं होता, यानी कि ये किस में चेंज हो जाएगा, COOH में। बाकी वैसे का वैसा रहेगा, यानी कि CH2OH, ये वैसे का वैसा रहेगा, इधर OH, इधर भी OH, इधर भी OH, HH। इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड बोला जाता है। ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, इसका मतलब यही क्या हो गया दोस्तों, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें दोस्तों तो क्या दे रखा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में कौन सा असत्य घटना पर आधारित है, ग्लूकोज इज सोल्यूबल इन वाटर, ये ग्लूकोज वाटर में सोल्यूबल होती है, ये सच्ची बात है। आगे देखिए, बिकॉज ऑफ हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, ये झूठ बोल रहा है दोस्तों, ग्लूकोज OH ग्रुप है उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो वाले बना लेंगे ना, एल्डिहाइड की कहां जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात हो गई। ग्लूकोज इज वन ऑफ द मोनोमर यूनिट ऑफ सुक्रोज, ये सच्ची बात है। सुक्रोज में क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज के बहुलक होते हैं साहब, यानी कि। और अगर अपन बात करें, ग्लूकोज रिमेन मल्टीपल आइसोमेरिक फॉर्म इन एक्वस सॉल्यूशन। जी हां, यानी कि ग्लूकोज जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में, और ग्लूकोज को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, एल्डोहेक्सोज बोला जाता है। ठीक है, ये सच्ची बात है। इसका मतलब ग्लूकोज जल में घुलनशील होती है क्योंकि उसमें एल्डिहाइड समूह है, क्रियात्मक समूह पाया जाता है, ये सरासर झूठी बात है दोस्तों। तो यही कौन सा हो गया, इनकरेक्ट हो गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या दे रखा है, सेक्शन बी, नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म द फ्लोइंग विच विल नॉट प्रोड्यूस ऑरेंज रेड पीपीटी, यानी कि प्रेसिपिटेट विद बेंडिक सॉल्यूशन, बेंडिक सॉल्यूशन हो या फिर टोलेन टेस्ट हो या फिर फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट हो। ठीक है, तो इसके साथ में ग्लूकोज दोस्तों आपको पता है रिएक्शन करता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होता है। माल्टोज में भी आपको पता है ग्लूकोज, एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 सेकंड ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से चिपक जाते हैं, तो एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर फ्री होता है। सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रैक्टोज होते हैं दोस्तों। अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रैक्टोज का कार्बन नंबर 2 आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से अटैच होते हैं, इसका मतलब इसमें रिड्यूसिंग ग्रुप फ्री नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं कर पाएगा। राइबोज कर देगा दोस्तों, ग्लूकोज की तरह ही एक छोटा भाई है इसका, डीऑक्सीराइबोज दोस्तों, इससे एक ऑक्सीजन 2 नंबर कार्बन पे कम है, ये भी कर देगा। उसके बाद में एमाइलोज नहीं कर पाएगा दोस्तों, पॉलीमर कोई भी है वो नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्री नहीं होता। इसमें ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 सेकंड ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से चिपक जाते हैं और अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर हो गया दोस्तों, तो ये नहीं कर पाएगा। लैक्टोज कर देगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि इसमें भी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 फ्री होता है, यानी कि कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लैक्टोज और कार्बन नंबर 4 ऑफ ग्लूकोज आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से चिपके रहते हैं, तो ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 फ्री हो गया, तो इसका मतलब ये भी कर देगा। तो प्रेसिपिटेट नहीं देते दोस्तों, कितने लोग नहीं देंगे, एक तो अपने को सुक्रोज नहीं मिलेगा और एक अपने को एमाइलोज नहीं मिलेगा, इसका मतलब 2 लोग नहीं देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो क्या दे दिया दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड की अगर अपन बात करें तो अमंग द लिस्ट अमीनो एसिड आपको दे रखा है दोस्तों। आर्जिनिन कैसा होता है, आवश्यक अमीनो एसिड होता है, यानी कि एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। फिनाइल एलानिन जो होता है वो भी कैसा होता है, आवश्यक अमीनो एसिड होता है। एस्पार्टिक एसिड नहीं होता दोस्तों, ये नॉन इसेंशियल है।
ये भी नॉन इसेंशियल है। हिस्टिडीन और वेलिन की अगर अपन बात करें दोस्तों तो ये भी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, प्रोलीन नहीं होता दोस्तों। तो वीआईपी हॉल में टीटी, वीआईपी हॉल में टीटी, ये दोस्तों क्या है, आवश्यक अमीनो एसिड है। इसका मतलब आर्जिनिन है, फेनिल एलानिन है, और इसकी बात करें तो ये है और वेलिन है। ठीक है, तो कितने लोग हो गए दोस्तों, 4 लोग आपके आवश्यक अमीनो एसिड हैं। बाकी क्या है, नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो क्या दे रखा है दोस्तों, सवाल नंबर 3, द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन टायरोसिन। अब टायरोसिन क्या होता है दोस्तों, टायर लगा दो यानी कि फिनोल है, फिनोल पे टायर लगा दो, एक OH ग्रुप यानी कि फिनोल बन गया दोस्तों। बेंजीन पे एक OH लगाया, यहाँ पे CH2, ये होता है दोस्तों। और बाकी आपको बताइए दोस्तों अल्फा एमिनो एसिड यानी कि NS2। अब अपने से क्या पूछा जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन टायरोसिन, ये इसकी शक्ल है दोस्तों। कितने कार्बन हो गए, 6, तो ये हो गया, एक ये हो गया 7, 8 और एक 9, तो कितने कार्बन मिल जाएंगे दोस्तों, 9 कार्बन मिलते हैं। तो टायरोसिन में अपने पास कितने कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, 9 कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, 6 इसमें और 3 इसमें हैं। ठीक है, 6 + 3। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो क्या दे दिया दोस्तों, 4th नंबर सवाल क्या कर रहा है, फ्रॉम द विटामिन A, B1, B6, B12, C, D, E एंड K, द नंबर ऑफ विटामिन दैट कैन बी स्टोरेज इन आवर बॉडीज, कि कितने ऐसे विटामिन हैं जो बॉडी में स्टोर किए जा सकते हैं दोस्तों। बी और सी को छोड़कर बाकी सारे के सारे स्टोरेज किए जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। कैसे होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो किडनी इसको एक्सट्रैक्शन कर देती हैं। और ए बाकी सारे के सारे क्या हैं, फेट सोल्यूबल हैं, तो इसका मतलब वो स्टोर किए जा सकते हैं। तो ए को स्टोर कर सकते हो, B1, B6 को नहीं कर पाओगे, B12 को कर लोगे दोस्तों, C, D और ये यानी कि बी में एक B12 है जिसको बॉडी में स्टोर किया जा सकता है। तो कितने लोग मिल गए दोस्तों जिसको आप स्टोर कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लोगों को स्टोर कर सकते हो दोस्तों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितने आंसर आ जाएगा, 6 लोगों को आप स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो अपने को क्या दे दिया दोस्तों, सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड formed by the 3 different amino acid using each amino acid once is, कि 3 भिन्न प्रकार के आपको अमीनो एसिड का उपयोग द्वारा ट्राइपेप्टाइड, जिसमें प्रत्येक अमीनो एसिड का एक बार उपयोग किया गया हो की संख्या हो सकती है दोस्तों। तो मान लो 3 डिफरेंट अमीनो एसिड यानी कि ABC मिल गया आपको। तो अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, कितने बना सकते हैं, ABC, A इसको इधर कर दो, CB, इस बार अपन क्या लेंगे, BAC, तो क्या कर देंगे BCA, फिर C को इधर ले आओ, CAB, क्या कर देंगे दोस्तों, यानी कि CBA, ये कर देंगे। कितने लोग हो गए दोस्तों, 6 लोग बनाए जा सकते हैं, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा, 6। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो ये साथ दोस्तों, थैंक यू। चलो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाइए, जुड़िए CLC के साथ। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय CLC।